हेलो गाइस, वेलकम टू लेसन वन कोड फाउंडेशन। तो मैंने ग्रुप पे एक लिंक भेजा है और चैट बॉक्स में भी, वो ओपन कर लो। हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मेरे को बता दो सबने खोल दिया या नहीं। ओके। हाँ, और एक बात, लेसन पढ़ाते टाइम ना एक एक कोई चाहिए जिसके साथ मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मतलब कोई एक बंदा जो मुझे बार बार बताता रहे कि हाँ हाँ होता गया। तो मैं एक को चूज कर लेती हूँ। आज के लिए मैं स्वीकृति आपको चूज कर लेती हूँ। आप ना माइक ऑन कर लेना अगर कंफर्टेबल हो तो ओके मतलब मैम। मैं जैसे आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे आज लेसन में। मतलब मैं आपके साथ बात करूंगी, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ वैसे इजीली बाकियों को समझाना भी हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी तो आप बस स्क्रीन ही देखते रहोगे, तो ऐसा कभी हो जाता है कि माइंड रह जाता है। ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगी तो अगर आपको दिक्कत आई तो मेरे को पता चल जाएगा कि बाकियों को भी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। तो मैं आपसे पूछती रहूंगी बीच बीच में। ओके। ऐसा नहीं है कि रोज ही होगा। मतलब आज के लिए आपको मैंने चूज करा है। ओके आपने मैम। लिंक खोल दिया? यस मैम। ओके, तो मैं लिंक पे जाती हूँ। हाँ, तो हमारा लेसन वन है। ये स्टार्ट होता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस से। हम इस लेसन में, या हम इस पूरे कोर्स को सी प्लस प्लस लैंग्वेज से करेंगे। अब हम इसमें सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज सी लैंग्वेज की थोड़ी एक्सटेंशन है। अगर आप जनरली कोड लिखोगे सी लैंग्वेज का, वो सी प्लस प्लस में भी सी का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन सी प्लस प्लस का कोड सी में रन नहीं होगा, क्योंकि कुछ फंक्शंस वो हायर ऑर्डर के बने हैं, वो उधर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। लेकिन सी के कुछ मोस्टली सारे ही चीजें अगर आप सी प्लस प्लस में लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखने का पहला स्टेप होता है कि हमें उसका पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। जब तक हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं पता होगी, हम उसके बारे में कोड नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो कि आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि आपको घर जाना है और आप घर से थोड़ी दूर हो। आपको लग गई है रास्ते में और आपको घर तक जाना है। ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भूख लगी है लेकिन आपके पास कुछ खाने को नहीं है, या आपको मैथ सॉल्व करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब अब ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब जो मैंने पहला केस बोला कि आपको लग गई है, अब घर से बाहर हो, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपको इतना तो पता है कि आपको लग गई है और आप घर से बाहर हो। अब आपको घर तक जाना है। आप घर तक जाने के लिए क्या करोगे? वो उसके लिए आप कोई भी जैसे गाड़ी देखोगे, किसी को हेल्प के लिए फ़ोन करोगे, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करोगे अगर कोई है, या कोई रिलेटिव वगैरह हो उसको कॉल करोगे, फ्रेंड वगैरह को। ये आप अप्रोचेस लगाओगे घर तक पहुंचने के लिए। ठीक है। वैसे ही प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि आपके पास 10 नंबर्स हैं, आपको उनमें उन सभी नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि आपके पास एक नंबर है, 10 नंबर्स, उसका मिनिमम फाइंड करना है, या उस 10 डिजिट नंबर को रिवर्स कर देना है। कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मेन पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। एक बार आपको पता चल जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब तो उसके सोल्यूशन के बारे में सोच सकते हो कि अच्छा हाँ, अगर आपके पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी, सपोज कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। ठीक है। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा मैथ्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं या सम कैसे करते हैं किसी चीज का, तो आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हो, तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो मेन चीज आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, और उसके बाद पता होना चाहिए कि आप अप्रोच क्या लगाओगे उसको सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस मैथमेटिकल उसका क्वेश्चन का, कि उसमें क्या लग सकता है। सम लगेगा आपको, कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, क्या लगेगा। अगर नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम या मिनिमम वाला जो केस मैंने बोला कि आपको 10 नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास कोई 10 नंबर्स हैं
और मेरे को देखना है कि उनमें से मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा नंबर है। तो आप इटरेट करोगे, एक एक नंबर को देखोगे। पहला आपने फर्स्ट नंबर देखा, फिर आपने सेकंड नंबर देखा, फिर आपने थर्ड नंबर देखा, फिर आपने फोर्थ नंबर देखा, एक एक नंबर देखा। जब आपने फर्स्ट नंबर देखा तब आपके लिए मैक्सिमम वही नंबर था, है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. जब आपने फर्स्ट नंबर देखा आपके लिए मैक्सिमम वही नंबर था। फिर जब आप सेकंड नंबर पे आए, आप सेकंड नंबर को अपने पुराने फर्स्ट से देखोगे ना कि क्या ये इससे भी मैक्सिमम, अगर वो उससे भी मैक्सिमम है तो आपका तो मैक्सिमम, नया मैक्सिमम सेकंड आ गया। फिर आप थर्ड Yes. नंबर जब देखोगे तब आप देखोगे कि अच्छा, मेरे पास जो पहले दो थे वो उससे भी बड़ा है क्या? अगर उससे भी बड़ा होगा तो आपका नया मैक्सिमम वो थर्ड वाला नंबर हो जाएगा, नहीं तो वो पुराना वाले ही नंबर होंगे। पुराने वाले नंबर में से आपने जो चूज करा है, वैसे करते 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 आप पूरे के पूरे 10 नंबर्स को देख लोगे। इस तरीके से आपको पूरे 10 नंबर्स में से मैक्सिमम कौन सा है वो मिल जाएगा। ये आपकी हो गई अप्रोच। अब आपने सोच तो लिया कि अच्छा हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। तीसरा हो गया कि आपको प्रोग्राम लिखना है। अब आप प्रोग्राम लिखोगे कैसे? कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप एक लैंग्वेज चूज करो, आप किस में प्रोग्राम लिखना चाहते हो। आप सी में लिखना चाहते हो, पाइथन में, या सी प्लस प्लस में, किसी और में लिखना चाहते हो। ठीक है, अब इस कोर्स में हम सफायर इंजन, सफायर इंजन एक ऑनलाइन कंपाइलर है। आप नेट पे सर्च करो सारे, SAPPHIREENGINE.com। मैं लिंक भेज देती हूँ मीट में, चैट बॉक्स में। अच्छा हाँ, चेतन ने भेज दिया है। इस लिंक पे जाइए और एक बार इंटरफेस देखिए कि वो कैसा है। आपको दिखेगा वहां पे एक बॉक्स सा होगा, उसमें लैंग्वेज सी प्लस प्लस सेलेक्ट करी होगी। वहां पे सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, रूबी, इन चार में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब उन चार लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया अपना कि हाँ मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। अब आपको प्रोग्राम लिखना है। इसमें आपने देखा होगा पहले से कुछ 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं कोड की, सिंपल, आपको बस उसके अंदर लिखना है। और नीचे आप कस्टम इनपुट्स दिया होगा, उसमें आप अपना से कोई इनपुट देना चाहते हो प्रोग्राम में, अगर आपका प्रोग्राम वैसा हो जिसमें आप इनपुट देना चाहते हो तो Yes, ma'am. उसको आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, वहाँ कस्टम इनपुट दे सकते हो। और एक बटन होगा कोड रन करने का, वहाँ रन कोड का, उसके ऊपर क्लिक करके आप कोड रन कर सकते हो। और एक शेयर करने का भी ऑप्शन होगा। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है, रन कोड, शेयर कोड। ठीक है, और हाँ, ये आपने देखिए, इसमें हम जो भी क्लास में कोड लिखेंगे, आप सफायर इंजन पर ही कोड लिखोगे। और ये क्या, हाँ, बाकी जो मैंने आपको पहले लिंक भेजा था वहां पे कोर्सेज के सारे लेसन अपलोड हो जाएंगे, सभी लेसन की पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। तो आपको बाद में कुछ रेफर करना हो, आप उसी लिंक पे वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप वहां से रेफर कर सकते हो आराम से। और अगर मेरे को पीडीएफ में कोई चेंज भी करनी होगी, मैं वहां पर चेंज करके अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां वहां से रेफर कर सकते हो। वो आपके रिसोर्सेज हो गए सारे कोर्स के। ठीक है, इतना समझ आ गया? Yes, ma'am. हाँ, तो हाँ, सफायर इंजन जो है ऑनलाइन कंपाइलर है, तो हम वहां पे कंपाइल कर सकते हैं अपना प्रोग्राम और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी चीज है, आपको रन करना है प्रोग्राम। अब आपको रन करने के लिए, आपको रन क्यों करना है, आपको चेक करना है कि आपके रिजल्ट सही है या नहीं है। अगर रिजल्ट सही होंगे, मतलब आपको जैसा रिजल्ट चाहिए, अगर वैसा रिजल्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अप्रोच सही है या नहीं है। अगर आपका रिजल्ट डिजायरेबल नहीं होंगे, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी अप्रोच सही नहीं है। तो अगर आप चेंज कर सकते हो अपनी अप्रोच को। अब हम सिंपल देखते हैं कि नीचे एक टाइटल होगा, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एकदम बेसिक प्रोग्राम है। पहला बेबी स्टेप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखने के लिए। आपने कर रखा होगा पहले भी, आपने पहले भी पढ़ी है बाकी लैंग्वेजेस भी। तो एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्राम है।
इसमें हमें करना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है हमारी कि हमको अपनी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इस प्रोग्राम का लिंक हमने दिया हुआ है पीडीएफ में ही, जैसे फायर इंजन का भी लिंक है और एक और कंपाइलर है उसका भी लिंक है, तो आप दोनों लिंक खोल के देख सकते हो, और हमने कोड भी पीडीएफ में दिया हुआ है, तो मतलब आप कहीं दोनों जगह पे देख सकते हो, कहीं पर भी कंफर्टेबल हो। पहले एक हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में लिखा क्या हमने। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इन मेन, और इन मेन के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिखी है, एक सी आउट हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0। अब इस पूरे प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे, एक एक स्टेटमेंट करती क्या है। पहली स्टेटमेंट है इसकी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। स्वीकृति, तुमने कभी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज करा है किसी प्रोग्राम में? नो मैम। तुमने सी शायद पढ़ी है, तुमने वहां पे हैश इंक्लूड कुछ और कर रखा होगा। हाँ यस मैम। हाँ, वो वो आईओ नहीं, उसमें क्या करते हैं, वो STDIO। हाँ एसटीडी आईओ करते हैं। हाँ, तो ये करते क्यों हम? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, हमने नीचे एक एक स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिखा है, वही समझा रही हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट में है, सेकेंड नंबर पे आएगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब उसका मतलब क्या हुआ, वो करता क्या है, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब कि वो पहले ही कोई काम कर रहा है। प्री मतलब पहले पहले ही कुछ चीज प्रोसेस कर रहा है, वो पहले से क्या प्रोसेस कर रहा है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ना दो बहुत टाइप के होते हैं, एक हैश डिफाइन वगैरह भी होता है, तो हम उसके बाद में करेंगे, हम पहले हैश इंक्लूड देख लेते हैं। हैश इंक्लूड करता क्या है, आपकी जो करंट फाइल है, मतलब आपका जो करंट प्रोग्राम है, जैसे हमने अभी, अगर आपने वो लिंक खोला होगा सफायर इंजन का हेलो वर्ल्ड वाला, उस उस प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा कोई और फाइल। अगर आपने कुछ और लिखा होगा कहीं पर, उस फाइल को आपके उस करंट प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। सपोज मैंने एक फाइल में मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रही हूँ, अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रही हूँ, तो मैं डिफाइन करूंगी ना उसको, उसमें उस लैंग्वेज में प्रिंट कैसे करेंगे, उस लैंग्वेज में इनपुट कैसे लेंगे, उस लैंग्वेज के अलग अलग फंक्शंस जो प्री डिफाइंड होंगे, है ना, वो तो मेरे को डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं किसी फाइल में वो लिखने पड़ेंगे, मेरा वो कोड कहीं ना कहीं आएगा। तो अगर क्या कहते, हाँ, अब मेरे को उस सारे कोड को इंक्लूड करना होगा अपने वाले प्रोग्राम में, तो मैं हैश इंक्लूड यूज करूंगी। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा है। आईओ स्ट्रीम जो होती है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब इसका फुल फॉर्म है। इससे हम करते क्या है, इससे हम आउटपुट देने के लिए, अपने प्रोग्राम में कुछ डिस्प्ले कराने के लिए, जो फंक्शंस होते हैं सी आउट फंक्शन, उस सी आउट फंक्शन का डिक्लेरेशन इस फाइल में दिया होता है, आईओ स्ट्रीम फाइल में दिया होता है, तो उसको यूज करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं। अगर सी प्लस प्लस में क्या होता है, आपको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती हैश इंक्लूड, जैसे यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स लिखे हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल जो कॉमर्स होते हैं ना, कॉमर्स के अंदर फाइल नेम भी लिख सकते हो, लेकिन वो चीज सी में नहीं कर सकते हो, सी प्लस प्लस में कर सकते हो। जैसे हैश इंक्लूड कॉमा के अंदर फाइल नेम, वो चीज आप सी में नहीं कर सकते हो, सी प्लस प्लस में कर सकते हो। दूसरी लाइन आती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आप जिस रूम में हो, उस रूम में तीन चीजें हैं आपके पास, आइडेंटिकल तीन बॉल्स हैं, बॉल्स मान लो, और तीनों का नाम ही विदुषी है, ठीक है स्वीकृति? यस मैम। हाँ, तो मान लो कि आप जिस रूम में हो उसमें तीन बॉल्स है, और तीनों बॉल्स आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल है, तीनों का नाम विदुषी है। अगर मैं आपको कहूँ स्वीकृति कि एक विदुषी को मतलब एक्सेस करो, तो आप किसको एक्सेस करोगे? जो मैम तीनों सिमिलर आइडेंटिकल हैं, तो हम किसी को भी कर सकते हैं। हाँ, एक तो आप किसी को भी ला लोगे, पर अगर मेरे को कोई एक पर्टिकुलर चाहिए होगी उन तीनों में से, मतलब मेरा होगा कि वो थर्ड वाली बॉल ही मेरे को चाहिए, तो आप तो मेरे से पूछोगे ना कि मतलब आपको तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी वाली चाहिए। आप तो मेरे से पूछोगे कि मैम तीनों के तीनों बॉल्स आइडेंटिकल है और तीनों का नाम विदुषी है, तो मैं किसको एक्सेस करूं, है ना? तो ये क्लैश हो जाएगा ना, इस जगह पे यस। कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। तो
अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 3 बॉक्सेस लूंगी और एक बॉक्स का नाम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब मैंने उन 3 बॉक्सेस में अलग-अलग वो कर दिया, बॉल्स डाल दी। तीनों बॉक्सेस में अलग-अलग बॉल्स डाल दी। एक बॉक्स में विदुषी एक बॉल डाली, दूसरे बॉक्स में दूसरी विदुषी बॉल डाल दी, तीसरे बॉक्स में तीसरी विदुषी बॉल डाल दी। एक सेकंड होल्ड वेट करना। हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, अब मैंने क्या किया, मैंने 3 बॉक्सेस लिए और तीनों बॉक्स में एक-एक विदुषी बॉल डाल दी, ठीक है? अब अगर मैं आपको कहूँगी कि स्वीकृति बॉक्स 1 वाली विदुषी लाना, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा ना कोई भी एक्सेस करना बॉल को? यस मैम। आपको पता है पर्टिकुलर कौन-सी बॉल एक्सेस करनी है। वैसे यस। ही अब ये तो हो गया कि मतलब हमने अलग-अलग बॉल को एक्सेस करने के लिए एक तरीका निकाल लिया। सेम केस है कि हम नेम स्पेस क्यों यूज़ करते हैं और नेम स्पेस मतलब है क्या? हमने क्या कर दिया, एक अलॉट कर दिया कि ये एरिया है और इस एरिया में ही ये चीज़ हो सकती है। कहने का मतलब एक एरिया जिसमें एक उस नाम की एक पर्टिकुलर नाम की एक ही चीज़ हो सकती है, वो हो गया नेम स्पेस, ठीक है? तो अगर और हाँ, सी प्लस प्लस में होता है कि एक नेम स्पेस में या एक एरिया में जो आपका, जैसे आप मान लो एक ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस वाला ब्लॉक होता है ना, जैसे आपने मेन फंक्शन में देखा होगा, यस उसके मैम। अंदर ही आप सारा कोड लिखते हो। वो यस मान मैम। लो आपका एक एरिया है, उस एरिया के अंदर ही डिफाइन हो, एक पर्टिकुलर एरिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है? तो एक नेम स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर नाम की एक ही चीज़ हो सकती है। अगर एक नाम की 2 चीज़ें होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएँगे, कंपाइलर को पता नहीं चलेगा और एरर आ जाएगा। इसलिए होता क्या है, एक नेम स्पेस में एक ही नाम की चीज़ होती है, तो हम एरर हटाने के लिए क्या करते हैं, अलग-अलग नेम स्पेसेस में डिफाइन कर लेते हैं अगर सेम नेम की चीज़ें डिफाइन करनी हो तो, ठीक है? ओके। तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का मतलब हो गया कि जब पूरे प्रोग्राम जो होगा उसमें ऐसा होगा कि आपको लगेगा, कंपाइलर को लगेगा कि अरे ये तो पूरे के पूरे नेम मतलब पूरे के ब्लॉक में कहीं पर आया ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं हुआ ये चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो एरर दे देगा। तो हम कह रहे हैं उसको कि अगर आपको कहीं पर भी एरर अकर होगा कि कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होगी, आप स्टैंडर्ड जो फाइल होगी एसटीडी में सर्च करो, एसटीडी में सर्च करो और अगर वहाँ पर भी डिफाइंड नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। अब कहाँ गया? यूजिंग, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इन ईच स्कोप ईच नेम रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एंटिटी। स्कोप वही हो गया कर्ली ब्रेसेस के बीच का एरिया, 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच का एरिया। स्कोप के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसा मान लो कि स्कोप क्या हो गया, 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच का एरिया, ठीक है? एक ओके। स्कोप में एक नाम की एक ही चीज़ हो सकती है। आप ट्राई भी करना, अगर आप कोड में लिखोगे भी ना इंट ए इंट बी करके, मतलब ए 2 बार डिफाइन करोगे तो वो कह देगा कि आपने ए पहले से डिक्लेयर कर दिया है, तो एरर दे देगा वहाँ पे। एक स्कोप में एक नाम की एक ही चीज़ होनी चाहिए। ओके मैम। तो हाँ, अगर हमें मेनली हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए और यही है इसका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि डिक्लेयर्ड नहीं है पूरे स्कोप में, आप एसटीडी चेक करो। और एसटीडी में ना इनपुट और आउटपुट का जो फंक्शन है ना, सी आउट सी इन, उसकी डेफिनेशन वगैरह होती है। तो अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो वो आपको सी इन सी आउट एरर दे देगा कि ये चीज़ तो डिफाइंड ही नहीं है, सी इन सी आउट आप कहाँ से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि वो कहाँ पे डिफाइंड है और वो एसटीडी में डिफाइंड है, इसलिए आपको यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, आप अगर ये वाला फंक्शन आपका प्रोग्राम देखोगे जो यही वाला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, इसमें आपने नोटिस किया इंट मेन लिखा हुआ है और नीचे रिटर्न 0 लिखा हुआ है। आपने ऐसा सी प्लस प्लस सी में किया हुआ है पहले? यस मैम, एक्चुअली मैंने जब किया था वो इंट मेन से किया था, तो एंड में रिटर्न 0 करते थे। इंट हम यूज़ करते हैं ताकि कोई ना कोई वैल्यू रिपीट करनी होती है, तो इसमें जैसे हमें कुछ रिटर्न नहीं कर, इससे हम 0 रिटर्न करते हैं। हाँ, आपने वॉइड मेन कभी यूज़ कर रहा था? मैंने मैम स्टार्ट ही इंट मेन से किया था, बट लेटर ऑन वॉइड मेन यूज़ करते हैं सी में वैसे। हाँ, अगर आप अभी एक काम करो, सारे यहाँ पे इंट की जगह ना वॉइड लिख दो और रिटर्न वॉइड अगर होगा तो मतलब कि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा।
वॉइड का मतलब हो गया कि वो कुछ रिटर्न नहीं करना, पर एक बार आप जरा वॉइड लगाना वहां पे, वो रिटर्न 0 हटा देगा। सी प्लस प्लस में ये एरर देगा। एक्चुअली डिफाइंड है कि हम इंट मेन ही डिफाइन करें, सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इंट मेन ही डिफाइन करें। आस्था मैम, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इंट में नहीं डिफाइन कर सकते। अगर हमने वॉइड लिखा तो वहां वो एरर दे देगा, तो इसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें इंट में नहीं लिखना पड़ेगा। पर अगर रिटर्न हम ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न हमें बस बताता है कंपाइलर को कि अरे ये जो पूरा प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो स्टार्ट मेन फंक्शन से ही होता है सी प्लस प्लस में। उससे पहले हम फंक्शंस वगैरह जब हम पढ़ेंगे, वो आप देखो कि हम मेन से बाहर लिखते हैं, पर कंपाइलर को पता कैसे चलता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया? जैसे कोई भी आप कॉपी चेक करने जाओगे टीचर के पास, आप मैम को तो बताओगे ना, या कोई ना कोई इंडिकेशन होगी कि कॉपी यहाँ से चेक होनी है। वैसे कंपाइलर को पता होना चाहिए, कैसे पता लगेगा कि प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट करना है? तो वो मेन फंक्शन से ही सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, और रिटर्न 0 बताता है कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तब भी सी प्लस प्लस में चल जाएगा। आप रिटर्न 0 वाली लाइन हटा के भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ओके। हाँ, रिटर्न 0 जब उसको दे देगा, जैसे इन मेन जो होगा उसने वो जब रिटर्न 0 कर देगा, तो उसका मतलब यही आएगा कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर इनकेस कोई एरर आता है तो वो कुछ और रिटर्न करता है चीज को, कोई और होगा, मतलब कुछ और वैल्यू, इंटीजर वैल्यू कोई लंबी सी। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोड ब्लॉक्स पे कहीं पर रन करा होगा, कोई एरर आया होगा, तो वो कुछ और अजीब सी गार्बेज वैल्यू या कुछ भी दिखा देता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एरर अकर हो गया है। अब हम आगे आते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप। अरे हाँ, एक सेकेंड, इसमें एक चीज रह गई, वाला सी आउट वाली लाइन रह गई। हाँ, सी आउट एंगुलर ब्रैकेट्स और हेलो वर्ल्ड। सी आउट फंक्शन जैसे पाइथन में आपने करा होगा, उसमें आप प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, है ना? आपने पढ़ी है ना पहले पाइथन? यस मैम। उसमें प्रिंट फंक्शन और ब्रैकेट्स, और उसके बीच में हमें जो लिखना होगा, हम एप्स्ट्रॉफी हम सॉरी कॉमर्स के बीच में लिख देते हैं, जैसे कुछ भी लिखना होगा मेरा नाम ही सही। वैसे सी प्लस प्लस पे हमारे पास सी आउट फंक्शन होता है। हमारे पास सी आउट होता है, और उसके बाद हम दो एरोस होते हैं। दो एरोस के बाद हेलो वर्ल्ड, या हमें जो भी प्रिंट करना हो उसके बाद आ जाएगा। और उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है या आपको कैसे प्रिंट करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस लाइन में आप अभी इतना ही देख लो कि सी आउट, दो एंगुलर ब्रैकेट्स, और आपको जो प्रिंट करना है वो उसके बाद आएगा। उसके बाद अगर आपको एक और चीज भी प्रिंट करनी है, जैसे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड विदुषी, हाँ हेलो वर्ल्ड विदुषी लिखना है, लेकिन बीच में स्पेस आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद दो एंगुलर ब्रैकेट्स, उसके बाद स्पेस, उसके बाद विदुषी या अपना नाम। एक बार आप रन करके देखो वैसे इसे फायर पे, कोई दिक्कत हुई तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी अपना। एक बार सारे ट्राई करो उसी वाले कोड पे। बीच में हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस और अपना नाम। जब हो जाए तो बता देना। यस मैम, हो गया। सही से कंपाइल हो गया, कोई एरर तो नहीं आई? नो मैम। हाँ, वैसे ही अगर आपको बीच में स्पेस की जगह कुछ और करना होता, कॉमा लिखना होता, तो आप स्पेस की जगह एंगुलर ब्रैकेट के बाद कॉमा लिख देते, लेकिन कॉमा कैरेक्टर उसमें जो कॉमा है उनके बीच में लिखते। ठीक है,
वैसे हम आगे पढ़ेंगे प्रिंटिंग कैसे-कैसे करनी है बाकी तरीकों से। ये हो गया मेन तरीका आपको कैसे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी है अपनी स्क्रीन के बाद। एक चीज़ नोटिस करना, हमने रिटर्न 0 के बाद एक सेमीकोलन लगाया है। काउट वाली स्टेटमेंट के बाद भी हमने एक सेमीकोलन लगाया। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के बाद भी एक सेमीकोलन लगाया, लेकिन इंट मेन ब्रैकेट्स के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है? तो देख लेना मेन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। जब आप कोई फंक्शन आगे पढ़ोगे ना, उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन एक स्टेटमेंट के बाद जैसे प्रिंट वाली स्टेटमेंट हो गई, रिटर्न वाली स्टेटमेंट हो गई, या आप आगे पढ़ोगे वेरिएबल वगैरह, उसके बाद एंड में सेमीकोलन लगेगा ही लगेगा। सेमीकोलन क्या बताता है कि एक पूरी जो स्टेटमेंट थी वो एंड हो गई है। पाइथन में सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सी प्लस प्लस में पड़ती है। और अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स क्या होते हैं। हमने ये जो प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड वाला Yes. प्रोग्राम, इसमें हमने एक स्लैश 2 स्लैश डाले होंगे, डाले हैं है ना, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन टू द स्क्रीन। पाइथन में अगर कमेंट लिखना होता है उसका अलग तरीका होता है। यहाँ पे हमें अगर कमेंट लिखना होता है हम 2 स्लैश स्लैश डालते हैं। हम कमेंट लिखते ही क्यों, इनकी जरूरत क्या है? अगर सपोज देखो मैंने कोई कोड लिखा, सपोज ये सिंपल सा कोड लिखा, पर मुझे ये कोड आपको बताना है, अब मैं आपको समझाऊंगी, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता ना हर बार मैं अवेलेबल ना रहूं, पर मेरे को अपनी एक्स्ट्रा जो चीजें मैंने अपना करा है मेरे को आपको बताना है, तो मैं वो एक्स्ट्रा चीजें जिससे आपको मेरा कोड पढ़ने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो, जैसे मैंने कोई चीज लिख दी, जैसे मेरे को आपको बताना है कि मेरे को इस प्रोग्राम में प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैंने एक ऐसी लाइन लिखी, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन टू द स्क्रीन। ऐसी लाइन लिखी जो कंपाइलर को नहीं पता होनी चाहिए कि मतलब उसके लिए ये लाइन बेकार है, किसी काम की नहीं है, लेकिन ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि ये काम कर क्या रहा है। वैसे ही अगर जब हम बाकी बड़े बड़े कोड लिखेंगे, उसमें जरूरी नहीं है सारी चीजें आपने जो लिखी है वो मुझे समझ आए। अगर आप कुछ लिखोगे तो आप कमेंट्स का यूज करोगे कि मेरे पास रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। फिर Okay. उसके बाद अगर एक लाइन में कमेंट लिखना होता है तो डबल स्लैश का यूज करोगे, और अगर 2 लाइन में कमेंट लिखना होता है उसको मतलब मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। 2 लाइन या उससे भी ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर में बताया हुआ है स्लैश करके स्टार और एंडिंग करते स्टार इनटू स्लैश। एक बार जो वही वाला कोड है ना हेलो वर्ल्ड वाला, उस पर मल्टी लाइन कमेंट कर दो, मतलब इंट से शुरू में इंट मेन है ना उसके ऊपर स्टार्ट कर दो और एंड तक पूरा कमेंट कर दो, मतलब देख लो कि कैसे चलता है। एक बार सारे कर लो। Yes, ma'am. हाँ, हो गया वो पूरा कमेंट हो गया, Yes, पूरा ma'am. ग्रे में आया होगा। उसका मतलब क्या हो गया, अब वो चीज कंपाइलर के लिए बेकार होगी, उसके लिए वहां पे कुछ भी नहीं रखा है उस पूरे एरिया में, लेकिन आपके लिए वो इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे ही सी प्लस प्लस में कमेंट्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सिंपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को नाम से बुलाते होंगे, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स या बाकी जगहों के स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग नाम होंगे उनके, या आप मेरे को भी अगर बुलाओगे विदुषी करके ही बुलाओगे, है ना, अलग अलग नाम होंगे। तो कोई भी चीज जो इस दुनिया में है, ऑलमोस्ट हर एक चीज का नाम है। हम नाम रखते हैं क्यों, हमें जरूरत है क्यों है नाम रखने के लिए? आपके हिसाब से क्या जरूरत होगी नाम रखने की? हम ताकि आइडेंटिफाई कर सकें किसी को भी। हाँ, क्योंकि हमें डिस्क्राइब करना होगा। अगर आपके सामने 2 विदुषी आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे, एक विदुषी टिक्कू है और एक दूसरी मतलब जिसका सरनेम कुछ और होगा, आप सरनेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये 2 अलग अलग है। अगर आपको रेफर करना होगा मेरे को किसी को इस मेरे बारे में कुछ बताना होगा, मेरा नाम लेके बताओगे, आइडेंटिफाई करना डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। वैसे ही अब क्योंकि हमें कोई भी चीजें स्टोर करानी होगी, अगर हमने कोई कंप्यूटेशन की, सपोज आपने अंडर रूट निकाला एक नंबर का, 2 का अंडर रूट निकाला, आपने 2 का अंडर रूट निकाल तो लिया, पर आपने निकाल के तो कहीं स्टोर करना है ना वो चीज मेमोरी लोकेशन में।
कहीं ना कहीं तो आप स्टोर करोगे, क्योंकि आपको बाद में चाहिए होगा। सपोज आपने फॉर्मूला में यूज करना है, फॉर्मूला एक बड़ा सा, उसमें आपको अंडर रूट 2 चाहिए, तो आप पहले अंडर रूट 2 निकालोगे और वो कहीं सेव करोगे। आप सेव कहाँ करोगे कंप्यूटर में? कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे तो वो सेव होगी अंडर रूट 2 की वैल्यू। यस मैम। तो आपको सेव करना है, पर आप फिर उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कैसे करोगे? उसको कोई नाम देके। तो यस मैम। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, कि एक मेमोरी लोकेशन है, आपने उसको नाम दे दिया है कि हाँ, मैं मान लेती हूँ कि इसका नाम ए है, बी है, सी है, कुछ कुछ नाम रख लेती हूँ। पर लेकिन वेरिएबल का नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं सी प्लस प्लस में। अब वो रूल्स क्या क्या है? पहली चीज होती है कि वेरिएबल के नाम आप कैसे कैसे रख सकते हो, उसमें उसके नाम में क्या इंक्लूड हो सकता है। कहने का मतलब कि जो वेरिएबल का मैं नाम रखूंगी, उसके नाम में सिर्फ अपर केस लेटर्स आने, अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर साइन। ये वेरिएबल्स के टॉपिक के अंदर मैंने लिखा हुआ है। अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और अंडरस्कोर साइन, सिर्फ ये 4 चीजें एक वेरिएबल नेम में हो सकती हैं। इसके अलावा जो भी स्पेशल साइंस है, स्टार हो गया, डैश हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, स्पेस हो गया, ये सब चीजें कुछ भी नहीं आ सकती वेरिएबल नेम में। वो वेरिएबल नेम इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप किसी भी वेरिएबल को उस नाम से डिक्लेयर भी करोगे ना, सी प्लस प्लस का कंपाइलर एरर दे देगा आपको कि आप ये कर ही नहीं सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लो, कोई वैलिड वेरिएबल नेम अगर हम देखें, तो वैलिड वेरिएबल नेम एज, बुक 1, स्टूडेंट_1, ये 3 है। बहुत सारे हैं और भी। और हाँ, एक चीज याद रखना, वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है? यस जो इनवैलिड वेरिएबल नेम से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1_स्टूडेंट, इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो तो वो इनवैलिड वेरिएबल नेम है। दूसरी चीज, हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट स्पेस करके आईडी, वो भी एक नहीं है। अगर यूज करना हो स्टूडेंट आईडी, मैं स्टूडेंट_आईडी लिख सकती हूँ, वो एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। पर स्टूडेंट स्पेस आईडी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। तीसरी बात, मैंने 4th लाइन पे एक एग्जांपल दिया है इंट की। इंट मैं किसी वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकती। आपके हिसाब से मैं क्यों नहीं लिख सकती वेरिएबल का नाम इंट? वो भी तो एक वर्ड है ना, वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, स्पेस है बीच में, कुछ भी नहीं है। ये तो परफेक्ट होना चाहिए। मैम, इन डाटा टाइप है तो हम उसको मतलब वो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड मतलब हमारी स्टैंडर्ड उसमें है, तो हम उसको अगर वेरिएबल लेंगे तो वो कंसीडर ही नहीं होगा, एरर हाँ, शो करेगा। हाँ, एकदम सही बात। एक तो इंट पहले से प्री डिफाइंड है, वैसे ही बाकी जो चीजें होंगी, जो कीवर्ड्स होंगे हमारे, बड़े सारे होते हैं। मतलब कि हम उनका ना अलग मतलब होता है कंपाइलर के लिए। हम अगर उनको यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका मतलब तो पहले से प्री डिफाइंड है कुछ और ये तो मुझे कुछ और ही बोल रहा है। तो इसलिए हम उनको वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। उनका कुछ अलग स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है? और हाँ, वेरिएबल जो सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब, अगर 2 वेरिएबल्स होंगे, एक मैंने विदुषी नाम ले लिया, दूसरा भी विदुषी लिया, लेकिन कैपिटल्स में, वो दोनों नाम अलग अलग होंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, वो सेम नहीं होंगे। आई थिंक चेतन, ओके अब मैम। डेटा टाइप आप एक्सप्लेन कर दो। ओके मैम। तो मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? यस। ओके। हाँ, हाँ। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज बता दो एक बार, चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके, ओके, ओके। ये एक्चुअल में एंड 1 नहीं है, ये एंड एल है। इसका मतलब है कि आपका बेसिकली सी आउट के बाद आपका जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद एक नई लाइन और प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो प्रिंट होने के बाद एक नई लाइन और प्रिंट होगी। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है। और एक किसी बार गुंजन एक चीज देख लो, जो वही वाला प्रोग्राम है ना, उसमें ना
एक बार बिना एंडल सिर्फ सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखो, आगे एरो एरो करके एंडल मत लिखो, सिर्फ उतना ही लिखो। एक बार प्रिंट वैसे करो। और दूसरी बार पता क्या करो, दूसरी बार सी आउट हेलो वर्ल्ड एंडल करने के बाद नीचे एक और सी आउट लिखो, उसमें कुछ और लिखो। आप नोटिस करोगे बीच में नई लाइन में प्रिंट होगा वो। अगर आपने एंडल नहीं लगाया होगा और आपने 2 बार सी आउट करा तो वो साथ साथ प्रिंट होगा। एक बार ये चीज करके देखो। समझ आया मैंने क्या बताया, या मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बताऊं? और हाँ, मेरे को मैम मत कहो, सीनियर्स भी है यहाँ पे, भी दूसरी कर दो, कह दो। हाँ, प्रिंट और प्रिंट एलन, हाँ प्रिंट एलन में नेक्स्ट लाइन में होता है ना प्रिंट, हाँ। और प्रिंट एकदम जो भी अगली चीज होगी वो साथ में प्रिंट होगी बिना नेक्स्ट लाइन के। हाँ, ये जावा में होता है आई थिंक, शायद प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में। ओके हाँ, कंटिन्यू कर दो चेक। ओके मैम, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आप एक बार डेटा टाइप्स पे आइए स्वीकृति। यस। ओके, तो सभी डेटा टाइप्स पे आ जाइए प्लीज। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी डेटा टाइप्स पे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी आपने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो बेसिकली एक नेम लोकेशन होता है जो कोई ना कोई डेटा स्टोर करके रखेगा। अब वो क्या डेटा स्टोर करेगा ये हम उसके डेटा टाइप के थ्रू हम उसको बताते हैं बेसिकली कि कोई भी वेरिएबल किस तरीके का डेटा स्टोर करेगा। ओके ओके यस यस सर। ओके ओके, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एक बार। ओके, तो देखिए जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और डिक्लेरेशन में उस 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो उसका डेटा टाइप हम बताते हैं और दूसरा उसका नाम बताते हैं। तो डेटा टाइप अभी मैंने जैसे बताया आपको कि ये बेसिकली आपके जो भी वैल्यू कोई भी वेरिएबल होल्ड करेगा उसको हमें बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंट डेटा टाइप होता है और वो ये बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे C++ के अंदर कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम एक बार उन पे नजर देखते हैं, नजर लगाते हैं कि कौन कौन से प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंट, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो इंट बेसिकली आपका क्या करता है, ये कोई भी इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है, राइट। तो अगर कोई भी वेरिएबल है जिसके आगे हमने डेटा टाइप बता दिया है इंट, इसका मतलब होता है कि वो वेरिएबल आपका इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करेगा। ओके, यस। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे देख भी रहे होंगे, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम से और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी है 4, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। यस। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप पे। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, जैसा कि आप फेमिलियर होंगे कैरेक्टर के साथ, कि कोई कैरेक्टर क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे कोई अल्फाबेट है या कोई स्पेशल सिंबल है या कोई डिजिट्स हैं, इनको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। और कैरेक्टर बेसिकली आपकी एक ही या तो वो अल्फाबेट होगा या डिजिट होगी या कोई स्पेशल सिंबल होगा जिसको वो स्टोर करेगा, राइट। और कैर डेटा टाइप होता है उसका वेरिएबल का, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैर var इक्वल टू a, इसका मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है var वो एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहा है, और जो कैरेक्टर वैल्यू वो स्टोर कर रहा है दैट इज लोअर केस a।
ओके Yes. ओके। तो आगे चलते हैं फिर। फ्लोट एंड डबल। तो अभी हमने देखा जैसे इंट डेटा टाइप था हमारा, वो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर रहा था। तो ऐसे ही अब हमको अगर रियल नंबर्स को स्टोर कराना है अगर किसी वेरिएबल के अंदर, तो हमारे पास फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स होते हैं उसको स्टोर कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी वेरिएबल के आगे फ्लोट लिखते हो तो आप उसमें रियल नंबर्स को स्टोर करा सकते हो उस वेरिएबल के अंदर जिसके आगे आपने फ्लोट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिख भी रहा होगा फ्लोट सैलरी इक्वल टू कुछ वैल्यू है जो हमने लिखी हुई है एंड इट इज अ रियल नंबर, राइट? Yeah. Yes. ओके। तो उसके बाद फ्लोट और डबल बेसिकली आपकी रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए ही होते हैं, और इनमें डिफरेंस ये होता है कि फ्लोट आपका बेसिकली 7 बिट्स इसकी प्रिसीजन होती है फ्लोट की, और डबल की प्रिसीजन फ्लोट की प्रिसीजन के डबल होती है। प्रिसीजन बेसिकली आपका नंबर ऑफ डिजिट्स है जो किसी भी नंबर में हो सकता है। तो इस तरीके से होता है कि डबल की प्रिसीजन डबल होती है एज कंपेयर टू फ्लोट। ओके Okay. ओके। अभी तक किसी को कोई डाउट प्लीज बता दो अगर हो तो। ओके। तो आगे जो हमारा डेटा टाइप है वो बूल डेटा टाइप है। एंड आपने देखा होगा कि जो ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यूज होती हैं वो जब भी हम स्टोर करते हैं तो बेसिकली उसके लिए जो डेटा टाइप सी प्लस प्लस के अंदर है वो बूल डेटा टाइप है। ओके। तो अगर आप किसी वेरिएबल के आगे उसका डेटा टाइप बूल डिक्लेयर कर देते हो तो उसके अंदर आप ट्रू फॉल्स इन दो वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। ओके। Okay. और सी प्लस प्लस और सी के अंदर सी जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने फेमिलियर हो सी के साथ, तो आपने ये बात देखी होगी उस पे कि जो ट्रू कंडीशन होती है वो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो आपकी ट्रू एवेल्युएट होती है, और जो जीरो वैल्यू होती है वो आपकी फॉल्स एवेल्युएट होती False. Okay. है, राइट? तो आप यहाँ पे बूल कंडीशन इक्वल टू जीरो भी दे सकते हो, तो वो भी आपकी फॉल्स ही एवेल्युएट होगी। और बूल कंडीशन इक्वल टू कोई भी अगर आप नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे देते हो तो वो आपकी ट्रू एवेल्युएट होगी। ओके Okay, sir. ओके। देन उसके बाद आपका एक और कीवर्ड है वॉइड कीवर्ड, जो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन, इसका यूज हम फंक्शंस में करते हैं बेसिकली। जब हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है तब हम इस वॉइड कीवर्ड का यूज करते हैं टू स्पेसिफाई दैट द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ओके। वैसे इसके टाइप के जो वेरिएबल होते हैं वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये अगर आप ऐसा करते हो कि आप वॉइड टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करोगे अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको एरर दे देगा कंपाइलर कि क्योंकि आप उस टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते उसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके। Okay, sir. उसके बाद आप ये पढ़ो डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस आर कैटेगराइज्ड। एक बार आप ये रीड करो। हेलो। Data types in C++ are categorized into 3 groups: built-in, user-defined, and derived types. Integer, character, boolean, floating point, double, floating point are example of built-in data types. तो आपको क्या समझ आया इससे? ये जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं ये डाटा टाइप ऑलरेडी प्री डिफाइंड है C++ में, तो इनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र डिफाइन में हम खुद से डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर 3 तरीके के डेटा टाइप्स पहले से मतलब हमने डेटा टाइप्स को 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहला है बिल्ट इन डेटा टाइप, जैसे अभी हमने बात करी थी इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूल, तो ये आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिनको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे जैसे कोर्स प्रोसीड करता है। और तीसरा होता है ड्राइव डेटा टाइप्स,
ये आगे देखेंगे। तो अभी हमने जैसे देखे इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये आपके एग्जांपल थे बिल्ट इन डेटा टाइप्स के। ओके, और आपको अब एक टेबल दिख रही होगी जिसमें डेटा टाइप है, साइज है और उसकी रेंज है, राइट। तो आप इसको बाद में देख लेना कि इसमें हमने बेसिकली बताया हुआ है कि हर एक डेटा टाइप जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है उसकी क्या क्या रेंज है। ओके, वैसे ही कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये जीसीसी 64 बिट कंपाइलर के लिए वैलिड है, और अगर आप और कोई कंपाइलर यूज कर रहे हो तो उसके लिए ये वाली वैल्यूज वेरी भी कर सकती हैं। ओके ओके सर। ओके, तो बेसिकली आपके रेफरेंस के लिए था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हमारे पास मतलब हर एक ये जो डेटा टाइप है इनका कोई ना कोई पर्पस है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता है। ओके, और उनकी जो रेंज है लेंथ और ब्रेड्थ की वो 10 टू द पावर 9 है। ओके, तो अब आप इस टेबल में देखो कि जो अनसाइंड इंट है उसकी रेंज क्या है। आपको देखिए कि कुछ बहुत बड़ा सा नंबर है, -21474 से लेके +21474 टाइप, इस तरीके से कुछ नंबर है ना। यस सर। तो जब आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा एरिया वो आएगा आपका 10 टू द पावर 18 के ऑर्डर का। और अगर आप एरिया का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रखते हो तो वो उसको ओवरफ्लो कर जाएगा उसकी कैपेसिटी को, और आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपकी कुछ नेगेटिव वैल्यूज आने आपको स्टार्ट हो जाएंगी। और इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपना जो डेटा टाइप है वो आपको डिसाइड करना होता है कि हमारा डेटा टाइप एक पर्टिकुलर कैपेसिटी की वैल्यूज को होल्ड कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अनसाइंड लॉन्ग इंट। हाँ, लॉन्ग इंट बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 2 टू द पावर जैसा लिखा हुआ है 63-1, यानी 10 टू द पावर 18 की रेंज की वैल्यूज को यहाँ पे ये स्टोर कर सकता है। सो इसीलिए इस डेटा टाइप को यूज करेंगे हम एरिया को स्टोर करने के लिए, राइट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका जो आंसर है वो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो कई बार रेंज एक्सीड कर जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है कि ऐसे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मान लो एरिया जैसे नेगेटिव में आ जाता तो आप मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाता आपके लिए, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता प्रिडिक्ट कर पाना कि क्या एरर है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो डेटा टाइप है वो बहुत सोच समझ के आपको डिक्लेयर करना होता है कि किसी भी वेरिएबल का, राइट। यस। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर तो आगे चलते हैं। हाँ, तो आप यहां पे आ जाइए, डिक्लेयरिंग मोर देन वन वेरिएबल। ओके, एक बार आप रीड करो इसे। हेलो, एक बार रीड करो आप। If declaring more than one variable of same type, they can be all be declared in single statement by separating their identifiers with commas. ओके, बस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप सेम टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो आप उनको कॉमा से सेपरेट करके भी डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो A, B, C
ये 3 वेरिएबल हैं जिनका टाइप इंटीजर है, तो हम इनको कॉमा से सेपरेट करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम ये लिखें कि इंट ए, इंट बी, इंट सी, तो इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन हुई है। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमको उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कंपाइलर एरर दे देगा कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, तो जब एक वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसका डेटा टाइप बताते हैं और उसका नाम बताते हैं, और साथ ही साथ हम उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं जिससे हम उसको इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं। या फिर तो इसके 2-3 मेथड्स हैं जो आप नीचे देख पा रहे होंगे। जैसे आपने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप है इंट, और उसको आपने उसके डिक्लेयर करने के बाद 5 वैल्यू असाइन कर दी जो कि उसमें स्टोर हो रही है। और दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसको वैल्यू असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने जैसे किया हुआ है इंट ए इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने पहले जैसे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं उसी के साथ साथ उसको वैल्यू हम असाइन भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल टुगेदर। उसके बाद है अब आप इसी तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने इंट ए कॉमा बी इक्वल टू 5,10, आप ऐसे ही इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको एरर दे देगा। अगर आपका एक ही वेरिएबल है तो आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे इंट ए इक्वल टू 5 है, लेकिन यहाँ पे जैसे आपके 2 वेरिएबल हैं इंट ए कॉमा बी, तो आप इसको ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते जैसे आपने पहले वाले में किया था, क्योंकि आपका कंपाइलर ये फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सी वैल्यू किसको असाइन हो रही है, तो वो आपको एरर दे देगा। ओके सर। और फोर्थ जो मेथड है वो ये है कि आप साइमल्टेनियसली सेम वैल्यू उसको असाइन कर रहे हो। जैसे ए और बी हमने 2 वेरिएबल डिफाइन करे पहले इंटीजर टाइप के, और उसके बाद उन दोनों में 10 वैल्यू हमने स्टोर करा दी। ओके सर। और फिर नीचे जैसे हम हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे ए बी सी, और इंट ए को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन हम बी और सी को जैसे 10 और 20 के साथ, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा था पहले कि अगर आपने जैसे इंट ए कोमा बी डिक्लेयर किया है तो इसके बाद आप इक्वल टू करके 5,10 इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आप ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो जैसे सबसे लास्ट में दिया हुआ है इंट ए कोमा बी इक्वल टू 10 कोमा सी इक्वल टू 20। ओके, ऑल्दो जैसे कुछ पाइथन भी पढ़ के आए हुए हैं तो उसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ए कोमा बी हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल और इक्वल टू 5,10, तो पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन C++ के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज समझ आई? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं फिर कांस्टेंट कीवर्ड। तो कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में आप थोड़ा रीड करो, इसे एक बार रीड करो आप। Const keyword stand for constant. In C++, it is used to make some values constant throughout the program. If we make an artifact of a C++ program as constant, then its value cannot be changed during the program execution. ओके, तो इसका मतलब होता है जो कॉन्स्ट कीवर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। एक सेकंड। और अगर आप C++ के अंदर किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि एक बार वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन हो गई उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती पूरे प्रोग्राम के अंदर। एक बार जो वैल्यू उसे असाइन कर दी जाती है उसके बाद उसको दोबारा कोई भी वैल्यू हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते। जो वैल्यू उसको एक बार असाइन हुई उसी को ही हम पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली, जैसे आप एग्जांपल पे आइए उससे आपको ढंग से समझ आएगा। जैसे हमने आई एक वेरिएबल है जिसका टाइप है इंट, उसके आगे हमने लिखा हुआ है कॉन्स्ट।
ओके, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 10 से। तो अब i के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो गई, और हमने एक और वेरिएबल लिया j, जिसमें हमने जिसका टाइप इंट है, और उसमें हम i प्लस 10 बेसिकली स्टोर करा रहे हैं। अब i की जो वैल्यू थी वो 10 हमने पहले उसमें स्टोर करा दी थी, वो वैल्यू अब चेंज नहीं होगी, लेकिन उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और जैसे अब j के इनिशियलाइजेशन में वो वैल्यू यूज हो रही है, तो j में बेसिकली 20 वैल्यू स्टोर होगी अब। ओके, उसके बाद आप देख रहे होंगे i प्लस प्लस, i को हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका कंपाइलर आपको एरर देगा, क्योंकि आपने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट कीवर्ड्स के थ्रू, और आप कह रहे हो और अब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एरर आपको देगा, क्योंकि आपने इसको पहले कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया था। तो इसका मतलब, जिसका मतलब होता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर एक बार वो इनिशियलाइज हो गई विद इन द इंटायर प्रोग्राम। तो और उसके बाद आप उसको 1 से इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आपका कंपाइलर आपको एक एरर देगा बेसिकली, कि जो भी एरर होगी वो आप देख लेना उसको। तो अभी आपको समझ आया ये? यस सर। ओके, तो उसके बाद एक डेटा टाइप्स का प्रोग्राम है, तो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है ये। आप एक बार सैफायर इंजन वाले लिंक पे क्लिक करो, सभी क्लिक करो एक बार, और अपनी कोड को एग्जीक्यूट करके देखो। रन कोड पे क्लिक करो। आपने किया? यस सर। आपको क्या दिख रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट पे? सर एक मिनट, ये जो मतलब उसमें ऑलरेडी रिटर्न था उस पे ही करना था रन कोड? हाँ, जो वो देखिए आपके जो ये पीडीएफ आपने खोली होगी ना, इसमें सैफायर इंजन का लिंक आपको दिख रहा होगा वहां पे, तो आपको उसी को क्लिक करना है। सब ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा? और किसी का? एक बार मैं लिंक शेयर करता हूँ फिर, एक सेकंड। ओके, ये शायद मैंने गलत शेयर कर दिया। एक, हाँ, फिदोशी मैम ने शेयर किया है, आप उसको ओपन करो एक बार। यस ओपन हुआ आपका? यस हो गया। हाँ, तो अब आप इसको रन कोड पे क्लिक करो और आउटपुट देखो, क्या आपकी आउटपुट आ रही है। स्टैंडर्ड आउटपुट में आ रहा है, एंटर एन इंटीजर, यू हाँ, एंटर 10, साइज ऑफ इंट इन बाइट्स इज इट मतलब 4। ओके ओके ओके। तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं एक बार, हमने इसमें किया क्या है बेसिकली। वो सबसे पहली जो लाइन है वो बेसिकली वही है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हम अपनी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे हम जिसके फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे बेसिकली। उसके बाद हमने नेम स्पेस एसटीडी को यहाँ पे डिक्लेयर किया, और मेन फंक्शन के अंदर आए हम। और मेन फंक्शन के अंदर आप देखो कि हमने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसका टाइप है इंट, राइट? है ना? दिख रहा है आपको? आई थिंक कोई और अनम्यूट कर लो यार। अ, हाँ, तो आप अपने मेन फंक्शन पे आइए। आ गए आप? इस प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन है उसमें आप देख रहे होंगे कि हमने वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसका टाइप है इंटीजर, राइट? यस और सर। उसके बाद हमने कंसोल पे प्रिंट करवाया है कि एंटर एन इंटीजर, और उसके बाद आप देख रहे हैं एंड लाइन। ये बेसिकली आपके जो पॉइंटर है वो सॉरी,
जो आपका एक नई लाइन प्रिंट करेगा, और उसके बाद उस नई लाइन पे हमने एक इस वैल्यू को इनपुट कराया है यूजर से। ओके, ओके सर। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने जो वैल्यू हमने यूजर से एंटर कराई थी उसको डिस्प्ले कराया है by writing you entered, and then we pass value as a parameter, and then again हमने end line उसको पास किया है जो बेसिकली नई लाइन प्रिंट करेगा, और उसके बाद फाइनली हमने जो इंट का साइज होता है बाइट्स में वो प्रिंट कराया है यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ फंक्शन। ओके, तो साइज ऑफ फंक्शन के से तो आप फैमिलियर होंगे ही मेरे हिसाब से, अगर आपने सी लैंग्वेज सीखी हुई है तो साइज ऑफ फंक्शन एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये फंक्शन किसी भी डेटा टाइप का जो साइज है उसको प्रिंट करता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपका जो इंट है वो 4 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम की जो आउटपुट आ रही है उसमें आ रहा होगा साइज ऑफ इंट इन बाइट्स इज 4 बाइट्स, इस तरीके से आपका आ रहा होगा। तो साइज ऑफ फंक्शन का यही काम होता है कि कोई भी डेटा टाइप ये लेता है और उसका जितना भी साइज होता है उसको ये हमको बताता है कि ये डेटा कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, समझ आया आपको? यस सर। अब आप क्या करो, आपने जो प्रोग्राम रन किया था उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर डाल के देखो। जैसे इसमें हमने 10 डाल रखा था ना, तो आप कोई भी इंटीजर उसमें डाल के देखो अपने हिसाब से। सभी देखो एक बार, जो कस्टम इनपुट्स है उस पे आप इनपुट दोगे अपनी। जैसे यहाँ पे 10 ही आ रही है तो आप इसको चेंज करके कुछ भी इनपुट करा सकते हो, और उसके बाद अपनी आउटपुट देखो। आपका जो साइज इन बाइट्स है, साइज ऑफ इंट है, वो 4 बाइट्स ही आएगा, क्योंकि जो इंटीजर का साइज है वो 4 बाइट्स ही है। ओके ओके सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, सबसे पहले हम आते हैं इंट वैल्यू पे। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है वैल्यू। ओके, और उसका डेटा टाइप है इंट, यानी ये वेरिएबल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ओके, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, तो उसके बाद हमने जैसे हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है सी आउट एंटर एन इंटीजर, और उसके बाद एंड एल। ओके, तो इसका मतलब है कि जो ये हमने स्ट्रिंग इसको पास करी है एंटर एन इंटीजर, ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगी, और ये आपको बेसिकली और जो एंड लाइन है वो आपकी नई लाइन प्रिंट कर देगा इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद। और आपने जैसे यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को, और उसके बाद अगर इनपुट हमको लेना होता है यूजर से, तो हमारे पास आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर सी इन फंक्शन पहले से ही मौजूद होता है, जिसका यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके ओके सर। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे हमने सी आउट लिखा है उसके बाद हमने लिखा है 2 लेस देन के साइन है, और जब हम इनपुट ले रहे हैं तो 2 ग्रेटर देन के साइन है। तो इससे आप थोड़ा मतलब अगर आप नए हो C++ में तो इसको आप ध्यान रखना। कई बार गलती हो जाती है कि आप जब भी कोई इनपुट रीड कर रहे हो तो आप लेस देन के साइन वहां पे लगा दोगे तो आपका कंपाइलर आपको एरर देगा। ओके ओके सर। उसके बाद वही है, फिर हमने जो नंबर रीड किया है उसको प्रिंट कराया है यूजिंग सी आउट। और आप एक चीज देखो यहाँ पे कि आपका जो वेरिएबल है वो किस तरीके से हमने प्रिंट कराया है। जैसे हमने लिखा है यू एंटर्ड, उसके बाद हमने फिर से लेस देन और जो वेरिएबल का जो नाम था बेसिकली वैल्यू, वो हमने वहाँ पे लिखा है, और उसको हमने बेसिकली स्ट्रिंग्स के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज नहीं किया है। ओके यस सर। हाँ, तो उसका बेसिकली मतलब यही है, अगर आप उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंक्लूड कर देते हो तो आपका
वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है और आपकी जो आपका जो कंसोल पे आउटपुट आएगी वो आएगी यू एंटर्ड वैल्यू लिखा आ जाएगा, यानी वैल्यू में जो आपने एंटर कराई थी इनपुट वो लिखी नहीं आएगी। अगर आप इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लगा दोगे तो उस चीज का एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप आगे वेरिएबल्स को बेसिकली इस तरीके से आउटपुट कराओगे। ओके ओके सर। और उसके बाद तो साइज इसका साइज हमने प्रिंट किया है कि जो इंटीजर है वो कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, और साइज ऑफ फंक्शन का हमने यूज किया है साइज ऑफ इंट। ओके, अब यहाँ पे जो साइज ऑफ इसके अंदर जो पैरामीटर है वो आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने इंट डाला है तो यहाँ पे आप कोई इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 भी डाल सकते हो, 0 भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे जो भी इंटीजर वैल्यू है वो भी डाल सकते हो। उससे भी आपका जो साइज है वो वही प्रिंट होगा जो आपने जो डेटा इसके अंदर डाला है एज अ पैरामीटर, जो उसका डेटा टाइप होगा उसी का साइज आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके ओके सर। है आपको? यस सर। ओके, तो अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एक बार चैट बॉक्स में यस नो लिखो अगर आपको डाउट है, या नहीं है तो भी। अगर किसी को डाउट है तो यस लिख दो, नहीं तो कुछ मत लिखो। ओके ओके, पर लिख जरूर दो। चेतन मैं आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ। ओके मैम। हाँ, अभी हम आगे करते हैं। अभी मैं ऑडिबल हूँ ना सही से? यस मैम। हाँ, एक क्वेश्चन है सिंपल। हाँ, अभी तक जितना भी आपने देखा प्रिंट करने का, एक बार मैं दिखा दूं क्या वो एंड लाइन वाला कि अलग लाइन में प्रिंट करना वगैरह, वो दिखा दूं या समझ गए हो? अलग लाइन मैम, एंड एल का यूज? हाँ, एंड एल का यूज की मतलब अलग अलग तरीके से दिखा दूं? वैसे तो मैम मैंने करके देख लिया था साथ साथ। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे कर लेते हैं ब्रेन टीजर पे। ओके मैम। हाँ, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप अभी तक आपने देखा कि हमने जो वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का लिया, ठीक है? आपको तो पता ही है कंप्यूटर को सिर्फ जीरोस और वन ही समझ आता है ना? Yes, yes, उसको तो ma'am. समझ नहीं आता कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं बेसिकली लेवल पे, अंदर के लेवल पे उसको सिर्फ जीरोस और वन ही बाइनरी फॉर्म ही समझ आती है, उसको बाकी कुछ समझ नहीं आता। हम मानते हैं कि अगर मैंने इनपुट लिया, कोई नंबर इनपुट लिया, 1 2 3 4 इनपुट लिया, इंटीजर में स्टोर कराया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराया, ठीक है, वो भी मैं मानती हूँ कि चलो नंबर है, नंबर को नंबर डेसिमल फॉर्म में हमने लिखा है, वो बाइनरी में कन्वर्टेबल होता है। आपने करे होंगे कन्वर्जेंस, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, है ना? आराम से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर वो नंबर समझ लेगा। पर अगर मैं इनपुट लूंगी, जैसे मैंने इनपुट लिया हेलो विदुषी या कुछ भी लिया, या बाकी चीजें ली, मैंने कैरेक्टर कोई लिया, कोई सी लिया, वी लिया, ए लिया, तो तब क्या करेगा कंप्यूटर? उसको कैसे समझ आएगा कि हमने बोला क्या, उसको करने को, प्रिंट करने को क्या बोला है? वो कैसे पहचानेगा? वो तो सिर्फ जीरो और वन ही समझता है। ये सवाल Yes, कभी दिमाग में आ सकता है। तो मेन चीज क्या है, होता क्या है, सिंस कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस computers only understand zeros and ones, everything we give as input is to be converted into a form that is easily understood by a computer, that is into binary system। जो भी मैं इनपुट दूंगी, चाहे मैंने कैरेक्टर दिया, मैंने कुछ और दिया, स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स सारे मिलके, कैरेक्टर एरे C++ में जैसे हम कहते हैं कैरेक्टर का एरे, हम एरे बाद में पढ़ेंगे। तो उस सबको जो भी मैंने इनपुट दिया वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है? अब कैरेक्टर्स वगैरह कैसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इस सब के लिए हमने ना एक कोड सिस्टम बनाया है, एस्काई कोड सिस्टम। आपने सुना है एस्काई कोड सिस्टम के बारे में? यस मैम, मतलब सुन तो रखा है, मतलब पढ़ा हुआ है पर। उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब ये करता क्या है, इसमें हमने ना हर एक कैरेक्टर को एक एनकोडिंग दी हुई है। एनकोडिंग मतलब हर एक कैरेक्टर का बोल के रखा है कि अच्छा तुझे ये कैरेक्टर दिखेगा तो इसका मतलब ना ये होगा। जैसे अगर मैं देखूंगी, इसमें मैंने नीचे लिखा है 0 से 1 नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, 32 to 64 न्यूमेरिक डिजिट्स एंड पंक्चुएशंस, 65 to 95 कैपिटल लेटर्स,
ये मैंने पार्ट्स लिखे हैं उस पूरे एस्काई टेबल के, और नीचे एस्काई टेबल शो भी कराया है। इसमें अगर आप देखोगे एस्काई टेबल पे नीचे जब आओगे, आपको दिख रहा है एस्काई टेबल नीचे? यस मैम। उसमें अगर आप देखोगे कैर के अंडर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। स्टार है, हैश है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, वो सब कैरेक्टर्स हैं। उन सबके कैरेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक हमने नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में नंबर दिया हुआ है। जैसे जैसे हम एट द रेट लिखते हैं ना, एट द रेट, उसका नंबर डेसिमल में कॉरेस्पॉन्डिंग 64 दिया हुआ है। तो अगर मैंने हर एक कैरेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर दे दिया एक डेसिमल में, और वो डेसिमल तो बाइनरी में कन्वर्ट हो ही सकता है, कहने का मतलब मैंने हर एक कैरेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दे दी कि तेरे को ये कैरेक्टर दिखेगा तो इसकी वैल्यू ये होगी, तो कंप्यूटर आराम से चीजें समझ लेगा। लेकिन जो ये चीजें हैं, कैरेक्टर्स को हमने जब ऐसे प्रिंट कराया, मतलब उनकी वैल्यू बेसिकली नंबर्स है, मतलब आपने समझा कि कैरेक्टर की कोई भी वैल्यू है वो एक नंबर है। उसमें है क्या, 128 कैरेक्टर्स है, और 128 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं कुछ नंबर से, उनकी एनकोडिंग से, जो कि एनकोडिंग जैसे हमने डेसिमल में नंबर दिया, फाइनली वो बाइनरी में ही कन्वर्ट होती हैं। 0 से 31 जो नंबर्स हैं, 0 से 31 जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स की रेंज क्या है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो, मतलब कि 0 से 31 तक जो है फर्स्ट कॉलम में जो है वो सब कैरेक्टर्स प्रिंटेबल नहीं है, हम उनको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उनका अलग नाम है। फिर उसके बाद जो आते हैं 32 से 64 आती हैं, वो न्यूमरिक डिजिट्स है। अब 0 1 2 3 अगर मेरे को प्रिंट करना हो, ऐसा नहीं कहीं स्टोर करना है इंटीजर टाइप में, मेरे को सिंपल प्रिंट करना है। अगर मेरे को प्रिंट करना हो एज अ कैरेक्टर, उसकी अलग वैल्यू होगी वो। और बाकी स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं, डॉलर, परसेंटेज वगैरह, ये सब आते हैं सेकंड वाले टाइप में, 32 टू 64 इसका पार्ट है। इस पार्ट में न्यूमरिक डिजिट्स और पंचुएशंस आते हैं। फिर 65 टू 95 में कैपिटल लेटर्स आते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद अंडर सॉरी एट द रेट के बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ये सब कैपिटल लेटर्स के एनकोडिंग्स दी हुई है। 65 पर कैपिटल ए स्टोर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है 61 पे स्मॉल ए, 61 सॉरी 97 पे स्मॉल ए आता है, दिख रहा है आपको 97 पे स्मॉल ए, 97 डेसिमल वैल्यू, लास्ट कॉलम एकदम। यस मैम। हाँ, तो इनका यूज क्या होगा, अगर मेरे को कहीं पे, अगर हम आगे प्रिंटिंग क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे होगा, उसमें आप देखोगे आउटपुट में बोलूंगी, उसमें आप काफी हैरान हो जाओगे, इसका आउटपुट ये क्यों आया, ये आना चाहिए था अब मेरे हिसाब से तो, या अगर आपने वैसे करे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आउटपुट ऐसा आएगा। तो उसमें आप देखोगे कि हम कैसे कैरेक्टर्स को अगर हम एज अ इंटीजर प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, और इंटीजर वैल्यू को अगर हम एज अ कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। क्योंकि है तो कैरेक्टर के आगे, कैरेक्टर का मतलब क्या, हमने कैरेक्टर दिया, उसका मतलब क्या, वो रिप्रेजेंट हो रहा है किसी एक नंबर से। तो अगर मैं कैरेक्टर को इंटीजर टाइप में प्रिंट कराना चाहूंगी, मैं बोलूंगी कि इसको एज अ इंटीजर प्रिंट कर, तो कंप्यूटर अलग तरीके से प्रिंट करेगा, और अगर एज अ कैरेक्टर बोलूंगी तो वो अलग तरीके से प्रिंट करेगा। अगर आप ना सफायर इंजन पे जो मेन पेज है ना, उधर पे ना कैर ए करके एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करो, और उसमें एक कैरेक्टर की वैल्यू डाल दो, ठीक है, और उसको प्रिंट कराओ, वो एज इट इज एक कैरेक्टर ही आएगा। एक बार करना, स्मॉल ए की वैल्यू से इनिशियलाइज करना उससे कैरेक्टर वेरिएबल को, सारे करना एक बार। सॉरी, एक बार बता देना जब हो जाएगा।
मैंने कैर ए इज इक्वल टू 27 डाला था और कुछ शो ही नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि 27 आपने 27 नंबर को एज अ कैरेक्टर डाला, तो मतलब वो 27 के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ढूंढेगा, है ना। 27 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो एस्केप कैरेक्टर है, वो तो नॉन प्रिंटेबल है, वो तो कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। आप कैर ए इज इक्वल टू 97 करके देखो, आपको स्मॉल ए दिखेगा, प्रिंट हुआ। यस मैम। देखा, आप बाकियों ने किया। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। आप इंट एक वेरिएबल का नाम लो इंटीजर टाइप का, उसको अगर आप सपोज 97 से इनिशियलाइज करोगे, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 97, इंट ए इज इक्वल टू 97, नहीं नहीं, इंट ए इज इक्वल टू सॉरी स्मॉल ए करोगे, तो वो वैल्यू आपकी क्या प्रिंट करेगी, वो आपकी उसके ए के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 97 वो प्रिंट करेगी। इसका आपको अगले क्वेश्चन से ज्यादा समझ आ जाएगा। अगर सबका हो गया तो मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करूं, आपको उससे सही से समझ आ जाएगा, मैंने आउटपुट बताया हुआ है। जैसे जो नया क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, कैर सी इज इक्वल टू 74, सी आउट सी एंडर, ठीक है, ये है हमारा। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आप एस्काई टेबल देखो 74 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, 74 के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल जे है, सबको दिख रहा है। यस मैम। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आउटपुट विल बी कैपिटल जे। हमने कैरेक्टर लिया है सी, कैरेक्टर वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू 74 डाली जो कि इंटीजर वैल्यू है, पर वो प्रिंट कैसे हो रहा है, उसने प्रिंट हमें कैरेक्टर करके दिया, मतलब 74 के कोरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है मेरा वो वैल्यू हमें दी, ठीक है। Yes. ये बात समझ आई। तो हमें जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे या कहीं पे आपने कोई प्रोग्राम लिखा होगा ऐसा जिसमें कुछ प्रिंट पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम होगा जिसमें ABCD प्रिंट करना होगा या बाकी कुछ ऐसा होगा, उसमें काफी हेल्पफुल आता है, काफी प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में आता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, या वहां पे हमें इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। Okay. बाकी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हाँ, अगर ये वाला क्वेश्चन है सी आउट कॉमर्स के अंदर B+1, एक बार ये करके देखो, सी आउट कॉमर्स के अंदर B+1 सफायर इंजन पे, क्या आउटपुट आया? 99 प्रिंट हो रहा है। हाँ, आप क्यों लगता है 99 प्रिंट हो रहा होगा, कुछ आइडिया लग रहा है? आप स्मॉल b के कोरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यू देखो कि उसकी एस्काई वैल्यू क्या है, 9b स्मॉल b के कोरस्पॉन्डिंग 98। 98 है ना, यस मैम। +1 किया हमने उसमें, इसलिए 91 99 प्रिंट हो रहा है। अब ये कर क्या रहा है, हमने अभी देखो हम प्लस कर रहे हैं, अब देखो अगर हम एडिशन करते हैं, अब आगे ऑपरेटर्स में हम जब नेक्स्ट लेसन होगा हम ऑपरेटर्स करेंगे, उसमें आप देखोगे जब ये एडिशन कर रहा है ये दो इंटीजर वैल्यूज की एडिशन करेगा, तो ये जो बी हमने कैरेक्टर लिया है ना, हमने तो बी कैरेक्टर लिया, पर अगर हम जो कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं ना, अब वो ऐड कैसे करेगा, वो उनकी एस्काई वैल्यूज ऐड करेगा, ठीक है।
वो एस्काई वैल्यूज को ऐड करता है, वो ऐसे नहीं ऐड करेगा जैसे आपने इसमें पाइथन में करा होगा। पाइथन में आप सिंपल जो प्लस है ना, प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड होता है, उसमें हम स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे ना, वो कंकैटिनेट कर देता है उन दोनों स्ट्रिंग्स को। जैसे विदुषी टिक्कू को मैं प्लस के साइन में करूंगी ना, वो दोनों जोड़ देता है यस मैम। पाइथन में। इसमें सी प्लस प्लस में, इसमें कैरेक्टर केस में क्या होता है, अगर मैंने कैरेक्टर को ऐड करा ना किसी दूसरे कैरेक्टर से या इंटीजर से ऐड करा, वो उसके एस्काई वैल्यू ऐड कर देता है। तो इसलिए 98 प्लस 1 इज इक्वल टू 99 आंसर आया। ठीक है, ओके मैम। यहीं पे हमने लिखा भी है स्काई वैल्यू ऑफ बी इज 98, वी ऐड 1 टू इट, देयरफॉर द आउटपुट इज 99। इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई मैम डाउट? इसमें जैसे मतलब यहाँ पे अगर आप बिना डिफाइन करे कोई भी कैरेक्टर का यूज करेंगे तो वो उसकी स्काई वैल्यू को यूज करेगा। हाँ, अगर बिना डिफाइन करे, देखो यहाँ हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, हमने वेरिएबल नहीं लिया है। सिंपल अगर आप ऐसे भी लिख देते ना, सी आउट 3+1, यस मैम। सी आउट 3+1 अगर आप लिखते तो आपको तो डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो दोनों तो ऐसी कांस्टेंट चीज है ना, 3+1, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेरिएबल में स्टोर करते 3, अगर आप वेरिएबल में 3 स्टोर करते तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, वेरिएबल a इज इक्वल टू 3 और सी आउट a+1 आप करते। पर यहाँ पर अगर आपको कोई भी कैरेक्टर लेना होता, जैसे आपको सपोज प्लस भी नहीं करना होता, आपको सिंपल कैरेक्टर प्रिंट करना होता, कैरेक्टर बी प्रिंट करना होता, बी कैरेक्टर सिंपल स्मॉल अल्फाबेट बी, तो आपको वेरिएबल में डालने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सी आउट इज इक्वल टू सी आउट ब्रैकेट आगे बी कर देते। अगर आप किसी प्रोग्राम में +1 हटा दो, वो सिर्फ कैरेक्टर बी प्रिंट करेगा। एक बार करके देखना, आपने अभी जहाँ पे b+1 करा था ना, यस मैम। उधर ही +1 हटा दो, सिंपल बी स्मॉल बी प्रिंट कराओ इसमें ब्रैकेट्स में, वो आउटपुट बी दे देगा आपको। यस मैम। हाँ, तो वो बी देगा। पर इन केस अगर मैं कैरेक्टर्स को ऐड करूं किसी दूसरे कैरेक्टर से या वैल्यू से, अगर मैंने दूसरे कैरेक्टर से किया ना, मतलब अगर मैंने b प्लस कैरेक्टर a स्मॉल a करा, तो वो 98 प्लस 97 ऐड करेगा और वो आउटपुट दे देगा मेरे को। यस मैम। कैसे करेगा? तो आगे स्टेट, और कोई डाउट किसी को इतने में, इस कैरेक्टर वाले पार्ट में और स्काई वैल्यूज में? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, या कुछ प्रिंट करने में दिक्कत हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं मानती हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं आया। तो आगे स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस वैभव कंटिन्यू करेगा। हेलो वैभव? हेलो। ओके, तुम आगे कंटिन्यू कर दो। हेलो, एम आई ऑडिबल? या जस्ट अ सेकेंड। Okay, so statements and expressions. So basically statements क्या होते हैं? Statements हम लोग कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सपोज हमें ये एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म कराना है। So जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए int n equals to 2। सो ये एक स्टेटमेंट है एंड यहाँ हमने कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है कि हमें एक n वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक वेरिएबल जिसका नाम n है, एंड देन उसमें हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी। ओके, एक बेसिक था कि हम लोग वेरिएबल कह तो देते हैं कि n एक वेरिएबल है, बट एक्चुअल में n वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल होता है एक मेमोरी में स्पेस, और उस स्पेस का नाम होता है n। हम लोग उस स्पेस का नाम रखते हैं n। सो n वेरिएबल का नाम इंडिकेट करता है। सो नेक्स्ट में सी आउट n इक्वल्स टू एंड देन n एंड देन एंडल। सो यहाँ पे हमने कंपाइलर को एक और स्टेटमेंट प्रोवाइड किया और उसमें हमने उसको क्या टास्क कहा है कि आप n की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने इसके थ्रू n की वैल्यू प्रिंट करा दी। सो स्टेटमेंट्स हमें कैसे पता लगता है और कंपाइलर को कैसे पता लगता है? कंपाइलर को पता लगता है कि जब भी सेमीकोलन
जहां भी आ रहा है तो वहां पर एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है उसकी। और हम लोग भी, हमारे लिए भी यही इंडिकेशन रहता है कि जब हमारा सेमीकोलन आ रहा है तो हम लोग एक स्टेटमेंट वहां पर एंड करके नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल, मतलब नेक्स्ट लाइन से हम नया फ्रेश कोड लिखना स्टार्ट करें, नया स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। अगर हम एक सेमीकोलन के बाद भी कोड लिखते हैं तो वैलिड तो होगा, बट सिंटैक्स का जो मतलब लिखने का यूजुअल वे होना चाहिए वो नेक्स्ट लाइन से होना चाहिए। सो कंपाइलर यही मानेगा कि जहां भी सेमीकोलन आया वहां पे उसका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। सो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग कंपाइलर को कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मतलब कि वन और मोर देन वन स्टेटमेंट आपको एक साथ एट अ टाइम एग्जीक्यूट करनी है। सो इसका बेसिकली यूज जब हम लूप्स पढ़ेंगे आगे और इफ एल्स केसेस पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि हम बताएंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनको हमें रिपीटेडली या फिर इनको हमें एक साथ एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, सो स्टेटमेंट्स क्लियर है? Yes. एनी डाउट? No, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि हम लोग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं प्लस कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। सो टुगेदर वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है, एंड एक्सप्रेशन कोई ना कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होता है हमें। जैसे सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल में i+1 इज एन एक्सप्रेशन। सो ये i+1 एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर i वेरिएबल है एंड साथ में हमने ऑपरेटर का भी यूज किया हुआ है। सो टुगेदर ये एक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली 3 लेस देन 2, ओके, और सिमिलरली देयर आर मोर एग्जांपल्स। सपोज a लेस देन b और a लेस देन c। सो ये एक ऑपरेटर है बेसिकली, और आप लोग फेमिलियर होंगे C में भी, क्योंकि C और C++ काफी हद तक सेम है, तो ऑपरेटर्स वगैरह ये सब तो किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में देखते हैं हम सेम ही रहते हैं। सो यहाँ पे भी हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कंपाइलर को। देन C, इट इज ऑल्सो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन। सो C भी एक सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है जो कि कंपाइलर को ये बता रहा है कि जो इसकी वैल्यू है जस्ट वही रिटर्न हो जाए। एंड देन a+1 एक एक्सप्रेशन भी है और स्टेटमेंट भी है i = a+1। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सेमीकोलन लगा रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो ये कंपाइलर के लिए स्टेटमेंट भी और साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि a+1 एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि हम i में स्टोर करा रहे हैं। सो यहाँ इसमें कोई डाउट? एक्सप्रेशन No, sir. आप एक बार रीड कर लीजिए। C++ expression consists of variable, constants, and operators. There can be 0, 1, or more than one operator in an expression. We can also say that an expression is a sequence of operators and operands which evaluate to a value. So, जैसा कि हमने पढ़ा कि एक ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स हो सकते हैं जो कि एक हमें वैल्यू इवेल्युएट करके दे। सो जस्ट इस मैथमेटिक्स में भी देखते हैं हम लोग। सो यहाँ हमारा फर्स्ट सेशन एंड होता है। एंड विदुषी मैम, हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। आप कंक्लूड करना चाहेंगे? हाँ हाँ, एक चीज मेरे को बतानी है कि आपके लेसन की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वो देखकर अगर आपको किसी को रिवाइज करना हो वो भी कर सकते हो। वैसे ही आगे लेसन्स की भी वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे, और लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप पे, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और आपके रिसोर्सेज लेसन के पीडीएफ भी जो मैंने लिंक दिया उस पे अपलोड किए जाएंगे। अगर इनकेस पीडीएफ में कोई चेंज हुआ या अपडेट कर दिया हमने तो हम वहीं पे अपलोड करेंगे, तो आप वहां से पीडीएफ ले भी सकते हो, और ये पीडीएफ तो आपके पास डाउनलोड रहेगी और पूरी कंबाइंड बाद में भी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अभी तक के सेशन में अभी तक किसी को कोई डाउट है? अभी मतलब जो भी हमने आज पढ़ा, कुछ भी डाउट हो हमें प्लीज बता दो, हम एक्सप्लेन कर देंगे सही तरीके से। ओके हाँ, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी आपको, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कोड फोर्सेस का। आप में से बहुतों ने मतलब कोडिंग इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कम शुरू की होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी से शुरू कर दो, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एक लिंक शेयर करती हूँ उस साइट का, आप प्लीज ओपन करना। आप कोड शेफ वगैरह यूज करते हैं तो काफी अच्छी बात है, पर कोड फोर्सेस जहाँ तक
मतलब उसपे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और कॉन्टेस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। कोड से भी बहुत अच्छा होता है, पर जहाँ तक मैंने देखा है आजकल रिज्यूमे में रेटिंग्स कोड फोर्सेस के लोग ज़्यादा लिखते हैं। मेरे को भी किसी ने सजेस्ट करा था कि कोड फोर्सेस ज़्यादा मतलब वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स टाइप के और ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं लिंक शेयर करती हूँ, एक बार ओपन कर दो। और मैं साथ-साथ कोशिश भी करूँगी आगे के लेसन्स की भी। आज के लेसन्स में तो हमने कुछ ऐसा करा नहीं कि इस पे मैं कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस आपको दे पाती या उसमें मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाती। इसलिए मैंने कुछ वैसा आज के सेशन में ऐड नहीं किया। लेकिन आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन में कोड फोर्सेस के अगर मिला टाइम तो मैं जो मिला जो रिलेवेंट हुआ उस सेशन के कंटेंट से मैं वैसा 1-2 क्वेश्चन समझा पाऊँ। एक बारी लिंक ओपन करना, मैंने चैट बॉक्स में डाला है। यस मैम। आपने कभी कोड फोर्सेस किया है पहले स्वीकृति? नो मैम। कोई बात नहीं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप करोगे सारा स्टार्ट। प्रैक्टिस रहेगी क्योंकि जितने आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके मतलब क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस पेज में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे पहले ही होम पेज पे, होम, टॉप, कॉन्टेस्ट, जिम, प्रॉब्लम सेट वगैरह। अभी इसमें होता क्या है यहाँ पे, ये देखो जहाँ पे राइट साइड में पे अटेंशन आ रहा होगा, सबको दिख रहा है पे अटेंशन? आपको दिख रहा है स्वीकृति? पे अटेंशन ब्लू में राइट साइड में दिख रहा होगा। यस मैम। वहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई नया कॉन्टेस्ट होने वाला होता है ना, इस पे कोड फोर्सेस पे कोई कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, उसका उसके बारे में दिया होता है। अगर यहाँ पर भी दिखा रहा है कोड फोर्सेस राउंड 675 डिवीजन 2, डिवीजन 2 हो गया, मतलब इनकी रेटिंग होती है जैसे कोड शेफ में रेटिंग होती है ना, डिवीजन 1 के लिए अलग क्वेश्चंस हो गए, डिवीजन 2 के लिए अलग क्वेश्चंस हो गए। तो आप डिवीजन 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिवीजन 1 मतलब हायर थोड़े क्वेश्चन, डिवीजन 2 मतलब थोड़े कम हायर क्वेश्चन। तो आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक करके कोड फोर्सेस राउंड 675 पे क्लिक करके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। आपने अगर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे ना वहाँ रेड में रजिस्टर आएगा, एक टेबल सा होगा, टेबल के राइट वाले लास्ट कॉलम में रेड पे रजिस्टर आएगा। आ रहा है? यस मैम। तो आप उस पर कर सकते हो अपना कोड फोर्सेस का अकाउंट बना के। उससे पहले वो अकाउंट बनाने को कहेगा या लॉगिन करने को कहेगा अगर आप करोगे अभी तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉन्टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आती है। दूसरी मैं मेन चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप टॉप पर देखोगे होम के साइड में 1 2 3 4 प्रॉब्लम सेट, हाँ 4th नंबर पे होगा, 5th नंबर पे होगा प्रॉब्लम सेट। उस पे प्रॉब्लम सेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप कहोगे कि तो मैम मैं या कोई भी कैसे प्रॉब्लम्स को ले, मतलब स्टार्टिंग में अगर हमने मुश्किल ले ली तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या काम करो, लास्ट वाला जो कॉलम है इस टेबल का वहाँ पे टिक होगा, ग्रीन कलर का टिक बने लास्ट वाले कॉलम पे, यस मैम। उस पे क्लिक करो। उस पे वो जो बता रहा है ना लास्ट वाला कॉलम, वो बता रहा है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है उसको कितने लोगों ने सॉल्व करा हुआ है। तो स्टार्ट करो इंक्रीजिंग नंबर से, मतलब उस पे क्लिक करो एक बार, वो इंक्रीजिंग नंबर में सॉर्ट हो जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, सॉरी। सबसे पहले आएगा आपका वाटरमेलन वाला क्वेश्चन, यस मैम। आ रहा है? मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोगों ने किया, उसके बाद कम 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 कम। तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये काफी अच्छा ये है। और दूसरा, ये तो टिक वाले के साथ में जो एक और कॉलम है, सेकंड लास्ट कॉलम, वो डिफिकल्टी का कॉलम है। मतलब वो डिफिकल्टी बता रहा है कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्टी के किस डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर से सॉर्ट करने चाहो आप तो। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हो। दूसरा, अगर आप वाटरमेलन वाला क्वेश्चन ले लो एक बार, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके वाटरमेलन वाला क्वेश्चन एक बार ओपन कर दो। आपने करा? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, अब आप अगर अपने क्वेश्चन वो कर दिया ना, क्या कहते हैं, ओपन कर दिया, क्वेश्चन के नीचे राइट साइड में एक वर्चुअल पार्टिसिपेशन आ रहा होगा। यस मैम। इसमें पता है क्या होता है, अगर कोड सेफ पे आपका कोई कॉन्टेस्ट छूट जाता है ना तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, मतलब प्रैक्टिस सेशन में ही कर पाते हो सिर्फ, है ना। आप दोबारा कॉन्टेस्ट वाला माहौल नहीं मिलता है सॉरी। लेकिन कोड फोर्सेस में क्या होता है, आप वर्चुअल पार्टिसिपेशन दे सकते हो, मतलब सेम वही टाइम फ्रेम मिलेगा आपको, 2 या 3 घंटे जितने का भी कॉन्टेस्ट होगा, और वैसा ही एक पूरा माहौल मिलेगा कि मतलब कॉन्टेस्ट है, इतना टाइम है, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
आप वैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, रेटिंग नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम की, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें टाइम की तो वैल्यू होती है कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो आप वर्चुअल पार्टिसिपेशन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप हाँ, जब आप अपना अकाउंट बना के एंटर करोगे ना यहाँ पे कोड फोर्सेस का अकाउंट बना के और इस क्वेश्चन में जाओगे, तो जो क्वेश्चंस पहले से हैं, मतलब पास वाले क्वेश्चंस हैं, उनके नीचे वर्चुअल पार्टिसिपेशन के नीचे ही जो प्रॉब्लम टैग्स वगैरह होगा ना, उधर ही एक ऑप्शन आएगा एडिटोरियल का। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे उसका एडिटोरियल पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो कि इसने अप्रोच क्या लगाई है। लेकिन कोशिश करना वो तब करो जब आपने काफी बार मतलब अप्रोच कर लिया उस क्वेश्चन को और आपसे नहीं हो रहा हो, ठीक है। और दूसरा और क्या है इसमें, और हाँ, कॉन्टेस्ट वाले पेज पर ही कॉन्टेस्ट का नाम वगैरह मिल जाएगा। वैसे तो मेन पेज पर ही आपको दिख जाएगा कि कौन सा मेन कॉन्टेस्ट अभी आने वाला है, और वहाँ पे रजिस्टर नाउ करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो बस मेन यही बताना था कोड फोर्स के बारे में। बाकी कोड चेक तो आपको पता ही होगा, मेनली मतलब सब कोड चेक तो कर ही रखा होगा, कोड फोर्सेस कम लोग करते हैं। मतलब मेरे को भी इसका यूजर इंटरफेस ज्यादा पहले पसंद नहीं था, पर करना चाहिए ये। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। और कोई डाउट हो कोड फोर्सेस के बारे में या बाकी सेशन के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में? नो मैम। अच्छा, तो एक बार रेटिंग चैट बॉक्स में लिख दो, या कोई माइक ऑन करके बोलना चाहे तो वो भी कह सकता है। रेटिंग्स लिख दो, मतलब आप क्या रेट करना चाहोगे 10 में से, आउट ऑफ 10 आज के और कोई सजेशंस देना हाँ, और चाहता हूँ। सजेशंस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट कि हम और कैसे इम्प्रूव करें, और आप कैसे चाहते हो कि आपको और बेहतर समझ आए, कोई भी सजेशन हो। अभी तो फर्स्ट सेशन था एंड नेक्स्ट सेशन से हम लोग आपसे ही प्रैक्टिकल करवाएंगे सारे प्रोग्राम्स आउटपुट्स हम लोग। सो हाँ, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हाँ, हम यही चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मेन दिक्कत प्रोग्रामिंग में ही यही आती है कि हम कोड नहीं कर पाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाए। हम अप्रोच में हेल्प कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस आप जितनी करोगे आपको उतना ही आएगा। हाँ, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, पर क्योंकि सी प्लस प्लस अभी जैसे स्वीकृति ने बहुत कम पढ़ी थी, तो अगर हम स्टार्टिंग से बताते ही नहीं तो उन वो में भी दिक्कत आ जाती। आगे हम एडवांस जरूर करेंगे मैम। और कुछ सजेशन? आगे हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चंस भी प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे एंड उनको यहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। अप्रोचेस हाँ, देखेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो हम बस क्वेश्चन लेंगे, उनकी अप्रोच समझाने की कोशिश करेंगे, आपको ट्राई करने को बोलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपसे वो क्वेश्चन उधर ही मतलब सेशन में ही हो जाए, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल मैम काफी इंक्रीज हो जाएगा। यही कोशिश रहेगी हमारी। सो गाइस, आई थिंक आज के लिए काफी हो गया। और कोई सजेशन कोई कहना चाहे तो माइक ऑन करके कह सकता है। बाकी स्वीकृति, आप कोई सजेशन देना चाहो? आपने आज का सेशन कोऑर्डिनेट करा, आपको कैसा लगा? वेरी सेटिस्फैक्ट्री, मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम सी प्लस प्लस करा तो काफ़ी अच्छे से मज़ा आ गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी जैसे ही अवेलेबल होगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।